हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बीसीडी 101 का चैप्टर 2 जो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कोज एंड प्रिवेंशंस। बहुत ही आसान चैप्टर रहने वाला ये और हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और आगे पूरी बुक में इन्हीं डिसेबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो इन डिसेबिलिटीज का बेसिक बेसिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में अपना असाइनमेंट जो है बीसीडी 101 का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, क्या क्या इसमें चैप्टर में है। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कि जो जिनको डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है उनके लिए क्या लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए और क्या यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज और कोजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। ओके, तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में वो ये कि हमने मीनिंग तो पढ़ लिया और क्या क्या अप्रोच है उसके लिए, लेकिन उसके बारे में आगे पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि हमें किस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जब उनसे बात करें या उनके बारे में बात करें। तो द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर persons with disabilities is very necessary in order to respect their rights as human beings। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज या सही लैंग्वेज का यूज बहुत जरूरी है उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए। डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड वर्ड्स फील देम humiliated, excluding and become a barrier to their full participation। जो डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है वो उनको ह्यूमिलिएटेड फील कराती है, शर्मनाक या शर्मिंदगी फील करवाती है और एक बैरियर बन जाता है उनके फुल पार्टिसिपेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हियरिंग दैट ए पर्सन इज क्रिपल, अगर हम किसी से सुन रहे हैं यार वो आदमी तो क्रिपल है, तो हमारे दिमाग में पहले से ये चीज सेट हो जाती है क्रिपल है तो अगली होगा और उसके पैर वैर बिल्कुल टूटे होंगे, ऐसे चल रहा होगा, वो सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। When referring to person with disability, we needs to use person first language। कुछ वर्ड्स हैं जो पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज में आते हैं, हमें उन्हीं को ही यूज करना है। तो एक टेबल है जिसके अंदर सब लिखा हुआ है। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल, एबल बॉडी नहीं बोलना किसी को, नॉन डिसेबल बोलना है। डिफरेंटली एबल्ड नहीं बोलना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बोलना है। डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बोलना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बोलना है। बर्थ डिफेक्ट नहीं बोलना है, डिसेबिलिटी सिंस बर्थ बोलना है। क्रिपल्ड नहीं बोलना, पर्सन्स विद लोकोमेट्रिक डिसेबिलिटी बोलना है। और मेंटल नहीं बोलना किसी को, मेंटल की जगह हम बोल सकते हैं पर्सन्स हैविंग मेंटल इलनेस। ठीक है, इसके बाद हम डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। मेन अगर हम देखें तो 5 टाइप डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या है कि पर्सन्स फिजिकल एबिलिटी, मोबिलिटी एंड सेंस ऑर्गन, कि अगर उसके चलने फिरने में दिक्कत हो, इधर उधर जाने में, उसके किसी सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन अपने होते हैं जैसे आईज, नोज, ईयर्स और हैंड, फीट एक्सेट्रा, उसमें किसी में दिक्कत हो। उसके बाद होता है इनएक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कॉन्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड अडॉप्टेड बिहेवियर, जैसे दिक्कत होती है लर्निंग में, किसी चीज को सीखने में, बोलने में, या माइंड से कोई चीज को याद रखने में, उन सब चीजों में दिक्कत होती है, वो सब आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद आता है मेंटल बिहेवियर। इसमें क्या आता है कि आपको मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो सब आता है मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी के अंदर। उसके बाद आता है डिसेबिलिटीज कॉल्ड ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो डिसेबिलिटीज होती है पर्सन को, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अगर उसकी किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में या न्यूरोज में कोई दिक्कत है या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, उसके चक्कर में जो डिसेबिलिटी होती है उनको वो आते हैं इसके अंदर। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाए तो वो आता है अपना मल्टीपल डिसेबिलिटीज में। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, इसके बाद में डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 4 टाइप की डिसेबिलिटी है। जैसे सबसे पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। इसमें जो आदमी या जो भी है पर्सन, उसको बोन्स में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, मसल्स में हो सकती है, जिसके चक्कर में वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकता।
इसके बाद आता है अपना लेप्रोसी कर्ड। लेप्रोसी कर्ड में क्या होता है कि जो लेप्रोसी एक डिजीज होती है उससे सही तो हो गया, क्योर्ड मतलब सही होना, बट सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन। वो सही तो हो गया है, इस बीमारी से क्योर हो गया है, लेकिन लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स फीट्स एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन पैरालिसिस इन द आई। तो इसमें क्या होता है कि आपका हाथ और पैर शून्य हो जाते हैं, उनमें सेंसेशंस नहीं रहता है, या फिर आई में पैरालिसिस हो जाता है, या फिर आंखें खराब हो जाती हैं। वो सब जो भी बीमारी है वो सब आती है अपनी लेप्रोजी क्योर्ड में। इसके बाद आता है अपना सेरेबियल पेल्सी। ये 2 वर्ड से बना है। सबसे पहला है सेरेबियल। सेरेबियल का मतलब होता है कंसर्निंग विद ब्रेन, कि जो भी कोई प्रॉब्लम जो ब्रेन से कंसर्न है, ब्रेन के थ्रू होती है, वो सब को बोलते हैं हम सेरेबियल। और पेल्सी मतलब क्या होता है कि पैरालिसिस, कि अगर ब्रेन में पैरालिसिस हो गया या ब्रेन एबिलिटी टू मूव, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन में डैमेज रहता है इस डिसेबिलिटी में, कि ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, उसके चक्कर में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या ये कंडीशन आ रही है। इसके बाद लोकोमोटरी डिसेबिलिटी में चौथा आता है अपना ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बोना। अगर किसी पर्सन की जेनेटिक या मेडिकल रीजन्स की वजह से छोटा रह गया है, छोटा का मतलब आता है इसमें कि वो 4 फीट 10 इंच से छोटा है, तो वो इस वाली डिसेबिलिटी के अंदर काउंट हो जाता है। इसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है कि दिस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ हेरेडिटी जेनेटिक मसल्स डिजीज, कि ये एक तरह से जेनेटिक मसल डिजीज है, जो क्या है कि अपनी जो मसल्स हैं बॉडी में उसको वीक कर देता है, जो अपने ह्यूमन बॉडी को मूव करते हैं। उस पता नहीं किधर किधर भाग रहा है। तो जो जेनेटिक मसल्स डिसेबिलिटी है, ये जो अपनी बॉडी को मूव करने वाली मेन मसल, जैसे हाथ की या पैर की लगा लो, उन सबको वीक कर देता है। एंड मेन इसमें क्या है कि जीन्स जो होते हैं उसमें इनकरेक्ट या पूरे जीन नहीं होती है, उसमें कुछ 1-2 जीन कम रहता है, इसके चक्कर में ये जो डिसेबिलिटी है वो होती है। ठीक है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस एंड डेथ ऑफ मसल सेल्स। तो ये किसके कैसे कर सकते हैं कि वैसा मसल सेल्स इसके वजह से टिश्यू मसल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है अपना एसिड अटैक। एसिड अटैक जैसे कि हम सबको पता है, किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया उसको डिफेम करने के लिए या उसको डिसफिगरमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं एसिड अटैक। किसी दूसरे ने कोई भी कारणवश जो फेंक दिया उसको, वो सब आती है एसिड अटैक के अंदर, जो विक्टिम्स रहते हैं। इसके बाद अपना दूसरा आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में सबसे पहले क्या डिसेबिलिटी है, वो ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब है कि अंधा, लेकिन इसमें भी 2 टाइप की ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, कि बिल्कुल ही अंधा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा आता है विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60। जैसे हम अपना स्पेक्स बनवाने या चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे अपनी आंखें देखते हैं 6/6 है, 6/12 है, उसके हिसाब से चश्मा बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि 3/60 से लेस रहता है उनका विजुअल एक्यूटी। और एक स्नेलन करके यूनिट है जो 10/200 से लेस है। सब क्या है, बेटर आई विद पॉसिबल करेक्शन, सारे करेक्शन कर लिए, चश्मा लगा लिया, सब लगा लिया, उसके बाद भी अगर उसकी आई साइट इतनी ही रहती है, वो आती है अपना ब्लाइंडनेस के अंदर। तीसरा है लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल लेस देन 10 डिग्री, कि आदमी की जो आंखें हैं वो केवल सामने का 10 डिग्री का ही विजन देख पा रही है, वो भी आता है ब्लाइंडनेस के अंदर। इसके अंदर दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या आता है, लो विजन। विजुअल इम्पेयरमेंट में दूसरा वाला जो पार्ट है लो विजन। एक तो होता है बिल्कुल अंधा, दूसरा होता है अपना लो विजन। लो विजन में क्या होता है कि कंडीशन होती है वेयर पर्सन इज एबल टू सी ओनली पार्शियल, जिसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जिसकी कुछ कंडीशंस है उनको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि विजुअल एक्यूटी नोट एक्सीडिंग 6/12, 6/12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 20/60 से कम नहीं होनी चाहिए। और कहाँ तक, 3/60 तक होना चाहिए। 3/60 तक इसमें आ जाता है। 3/60 से अगर ज्यादा होगा तो फिर वो पूरा ब्लाइंडनेस में आ जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसकी लिमिटेशंस जो है अपना, लिमिटेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री,
कि वो 40 डिग्री तक ही देख सकता है। जैसे हम ऐसे करके पूरा 80 या 90 डिग्री देख सकते हैं, तो 10 डिग्री से 40 डिग्री तक जो देखता है उसको वो आता है अपना लो विजन के अंदर। इसके बाद अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है अपना हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो हियरिंग इम्पैक्ट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है डीफनेस। डीफनेस क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर दोज हु आर नॉट एबल टू हियर एट ऑल, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, वो डीफनेस के अंदर आता है। ड्यू टू 70 डीबी और मोर हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स, अगर 70 डीबी से ज्यादा हियरिंग लॉस है बोथ ईयर्स में, तो वो डीफनेस के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है हार्ड ऑफ हियरिंग, कि थोड़ा सा कम सुनाई देना। These these are persons who have partial loss of ability to hear sound due to 40 to 70 dB के बीच में, जिसका hearing loss है both ears में, उनको हम ला सकते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग वाली डिसेबिलिटी। इसके बाद आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। दिस रेफर्स टू इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपरली ड्यू टू डिफॉर्मिलिटी ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन स्पीकिंग। इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या आता है कि जो ऑर्गन्स अपने स्पीक करने के लिए, जैसे गले का ऑर्गन या जो है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें कोई दिक्कत हो जाती है। इसके चक्कर में ये वाली जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वो आती है। और कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, इसमें दोनों चीजें इसके अंदर आता है। पर्सन हैविंग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू स्पोकन मोड, तो अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते। इसके बाद आता है अपना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें सबसे पहले इनएक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आता है, पर्सन्स विद इनएक्चुअल डिसेबिलिटी हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इनएक्चुअल फंक्शनिंग एज वेल एज अडॉप्टिव बिहेवियर्स। इसमें क्या है कि बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं उनके फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर्स में। दिस मे लिमिटेड मेंटल फंक्शनिंग और हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनके मेंटल फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत हो सकती है, चीजों को समझने में, बोलने में, या फिर आप चीजों को अंडरस्टैंड करने में, इंस्ट्रक्शंस करने में, या कुछ चीजें याद रखने में उनको दिक्कत हो सकती है। वो सब आता है अपना इसके अंदर। इसके बाद अपना क्या, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इन दिस देयर इज ए लैक ऑफ एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है कि किसी एक एरिया में बच्चे को या पर्सन को समझने में या परफॉर्म करने में दिक्कत होता है। जैसे किसी किसी को मैथमेटिक्स में दिक्कत हो सकती है, मैथ्स कैलकुलस उनको समझ नहीं आता। किसी को स्पीकिंग बोलने में दिक्कत हो सकती है बट उसका माइंड बड़ा शार्प है। किसी को राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, वो लिख नहीं सकता बट उसका बाकी माइंड वगैरह बहुत शार्प है। तो सारी चीजें जो है वो अपनी आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में। उसके बाद आता है अपना ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल प्रॉब्लम दैट टिपिकली अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। ये बचपन में होती है ऑटिज्म, और इसका क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसके चक्कर में दिमाग का फंक्शनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है कि इसमें से सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, प्रिपरेशन, मेंटल इलनेस में क्या आता है कि वैसे अब अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है सोचने का, या मूड, या परसेप्शन, या कुछ ओरिएंटेशन और मेमोरी, दैट कोई भी दिक्कत हो उसका दिमाग से, जिसके कारण उनको उसको जजमेंट करने में या उसके बिहेवियरल में कोई दिक्कत हो, या कोई चीजों को समझने में जो दिक्कत हो, वो सब आता है अपना मेंटल इलनेस के अंदर। इसके बाद अपना आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है कि इम्यून सिस्टम में दिक्कत होती है, कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, खाना जो पचाने का जो सिस्टम है, या जो आपका वो है, उसमें अब होती है, जिसके कारण बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ उसका सही से लिंकेज नहीं होता, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका अच्छे से लिंकेज नहीं होता। इसके चक्कर में उसका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, इसमें अफेक्टेड पर्सन को क्या है कि पेन हो सकता है, थका रहता है, या फिर उसको दौरे पड़ सकते हैं, या फिर कोई बॉडी का कोई जो बॉडीली फंक्शन है, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करते। इसके बाद आता है अपना पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि एक ये जो डिजीज है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है, जिसमें क्या है कि डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन में जो क्या है अपना ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, उसमें सारी चीजें पहुंचते नहीं, इसके चक्कर में सारे सिग्नल्स नहीं पहुंचते। इसके चक्कर में क्या है कि जो इसका अफेक्टेड पर्सन है उसको बॉडी मूवमेंट्स करने में, जैसे बोलने में, सोने में, या मेंटल फंक्शनिंग करने में दिक्कत होती है।
उसके बॉडी पार्ट्स कांप सकते हैं, कांपते रहते हैं, और भी बहुत सारी उसको दिक्कतें हो सकती हैं इसमें। इसके बाद अपना ब्लड डिसऑर्डर आता है कि भाई ब्लड डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है हेमीफीलिया। हेमीफीलिया क्या एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या है कि आपका कोगुलेशन फैक्टर जो होता है, ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर होता है जो हमारे खून को जमने में मदद करता है। जैसे हमारा अगर हाथ में या पैर में कहीं भी कट लग गया तो थोड़ी देर में खून अपने आप बंद हो जाता है। बट अगर किसी को ये वाला डिसऑर्डर है तो वो खून बंद नहीं होता है, ब्लड में क्लोटिंग नहीं हो पाती है, जिसके चक्कर में कभी कभी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत डेंजरस हो जाता है कि कहीं पे ज्यादा कट गया और उसका खून रुक ही नहीं रहा, तो उसका बहुत ही दिक्कत हो सकती है उसको। इसके बाद अपना आता है थैलासीमिया। ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है नॉर्मल के कंपेयर अगर करें तो ये जो डिसऑर्डर है ये ट्रांसमिट होता है जीन्स से पेरेंट्स से चिल्ड्रन के बीच में। तो ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी पेरेंट को ये डिसऑर्डर है तो वो उसके बच्चे में भी जा सकता है या जाता है। इसके बाद अपना आता है सिकल काउल डिजीजेस। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू रेड रेड ब्लड, इसमें रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है अपने आप, जिसके चक्कर में क्या है कि उसको जो पेशेंट है उसको क्रोनिक अनीमिया, पेनफुल इवेंट और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है टिश्यूज और ऑर्गन के डैमेज को लेके, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या सेरेब्रल पल्सी हो गया और हियरिंग इम्पैक्ट एक साथ हो गया, इनएक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया और ब्लाइंडनेस हो गया, या इनएक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया डीफनेस हो गया, ये सब आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये सारे अपने हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोजिज पढ़ेंगे कि क्या क्या कोजिज हैं इन डिसेबिलिटीज के और क्या क्या हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी हो सकती है आपको, जैसे ड्यूरिंग कंसेप्शन में भी हो सकती है, प्रेगनेंसी टाइम पे बच्चे को हो सकती है, और फिर बर्थ या बर्थ के बाद भी हो सकती है। अगर हम डिसेबिलिटीज के कोजिज को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें क्या है कि उसके प्रिवेंशन में बहुत मदद मिलेगी। तो इसके देखते हैं क्या क्या कोजिज है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्शन के टाइम पे क्या क्या डिसेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या कोजिज है डिसेबिलिटी होने के। सबसे पहला आता है अपना एज ऑफ मदर। अगर मदर की एज 20 साल से कम है या 40 साल से ज्यादा है तो बच्चे की डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसके हम क्या क्या इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि भाई मदर की एज है वो 20 से 35 साल के बीच में ही होना चाहिए। उस टाइम पे अगर बच्चा होता है तो बहुत ही हेल्दी बच्चा होता है। दूसरा क्या है कि अगर किसी को जेनेटिक abnormality की या फिर कोई और डिसेबिलिटी की अगर प्रीवियस हिस्ट्री है उसको, तो उसके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो वैसा उनको जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे एक टेस्ट होता है अमीनोसेंट्रिसिस, ठीक है। और मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव शुड बी अवॉइडेड। जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स जैसे कुछ कुछ कास्ट में या रिलीजन में क्या है क्लोज रिलेटिव के साथ शादी करते हैं, तो वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके चक्कर में क्या है कि कई बार बच्चों में डिसेबिलिटी ज्यादा होती है। एक आरएच इनकम्पिटेंसी होता है, इनकम्पेटेबिलिटी। एक आरएच होता है, ठीक है। कोई लोग होते हैं जो आरएच पॉजिटिव होते हैं, कोई आरएच नेगेटिव होते हैं। आरएच फैक्टर को पहले अपने को चेक कराना चाहिए, और जैसे प्रेगनेंसी हो वैसे ही फेटस का भी आरएच फैक्टर टेस्ट होता है जिसमें चेक करवाना चाहिए। अगर दोनों का सेम नहीं होता तो बच्चे के डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्शन से पहले एक बार देखना चाहिए कि भाई साहब मदर का आरएच फैक्टर कहीं आरएच नेगेटिव तो नहीं है। अगर आरएच नेगेटिव है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या जो अपना खोज है और क्या क्या उसके प्रिवेंशन है। सबसे पहले क्या है कि अगर माँ की तबीयत ही खराब रहती हो, जैसे उसको डायबिटीज हो या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या फिर बीपी हाई हो, हार्मोन इशू हो, तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप डॉक्टर से रेगुलरली कंसल्ट कीजिए, और अब जो भी वो मेडिकेशन दे वो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिकेशन यूज किए ताकि बच्चे पे उसका इल इफेक्ट ना हो। उसके बाद अपना दूसरा क्या है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड टेकिंग ड्रग्स एक्सेट्रा। तो कुछ मदर्स होती हैं जो अल्कोहल का कंजप्शन करती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, अगर किसी में ये दिक्कत है तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
उसके बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो, जैसे जर्मन मेलिसीस हो, HIV हो या जॉन्डिस वगैरह हो पहले 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको क्या है टाइमली वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जैसे टिटनेस इंजेक्शन है वो सब, या फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि भाई ये दिक्कत है तो भाई क्या कर सकते हैं। एक होता है लैक ऑफ विटामिन ए। लैक ऑफ विटामिन ए अगर है किसी में, विटामिन टेस्ट आपने किया तो उसमें क्या है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाए और बच्चे पे उसका कोई असर ना पड़े। उसके बाद अपना एक पोज है सेल्फ मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि भैया हम खुद ही दवाई ले लेंगे, खुद डॉक्टर बन जाएंगे, वो हमें नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि ओनली जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो डॉक्टर ने दी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो ही मेडिकेशन लेनी चाहिए। एक होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, कि आप किसी रेडिएशन जोन में चले गए या कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसा हार्मफुल पोल्यूटेंट है जिसके पास आप चले गए, तो उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है। जैसे एक्सरे वगैरह में क्या है कि प्रेग्नेंट मदर को अवॉइड ही करते हैं कि आप एक्सरे रूम में ना जाएं, क्योंकि वो जो रेडिएशन इफेक्ट है वो बच्चे पे भी पड़ता है। तो इसका क्या प्रिवेंशन है, अवॉइड सच एक्सपोजर्स। तो जो ऐसे एक्सपोजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए हमें। इसके बाद क्या है ट्रोमा इंजरी एंड एक्सीडेंट्स। अगर किसी को कोई ट्रोमा है, कोई दिक्कत हो गई, इंजरी है या एक्सीडेंट हुआ है, उस केस में क्या है कि उसको इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल बिहेवियर को बहुत ही कंट्रोल रखना चाहिए ताकि बच्चे पे कम से कम असर पड़े। ठीक है, उसका मेंटल स्टेट को उसको बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है बच्चे की हेल्थ के लिए। इसके बाद अपना क्या है कोजी ड्यूरिंग बर्थ एंड प्रिवेंशन। तो बर्थ के टाइम पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, प्रोलॉन्ग लेबर, कि भाई लेबर पेन चल रहा है और बहुत लंबा लेबर पेन चल गया, जिससे क्या है कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, 9 मंथ से पहले डिलीवरी होगी, तो उसमें भी बच्चे की डेथ के या बच्चे के क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद में अपना आता है बर्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि बर्थ के टाइम पे जो स्पाइन कोड होता है वो उसके गले के ऊपर अटक गया, या कोई हेड इंजरी हो गया ऑपरेशन के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे, तो उसका हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं कि जो सुपरविजन एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे गांव में जैसे कुछ करते हैं या जो ट्रेंड नहीं है उनसे कराओगे तो कई बार ये दिक्कतें हो सकती है। इसके बाद क्या है कि बच्चे का वेट ही कम है, बर्थ के टाइम पे 2.5 kg से अगर कम वेट है तो बच्चे को डिसेबिलिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए और प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रियस फूड वगैरह सब लेना चाहिए। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड, और लास्ट स्लाइड है ये कि बर्थ के बाद क्या क्या दिक्कत हो सकती है। बर्थ के बाद क्या है कि बच्चे को बर्थ होते हैं अगर डायरिया हो गया या डिहाइड्रेशन या जॉन्डिस वगैरह हो गया, आई और ईयर में इन्फेक्शन हो गया, तो इसके लिए हमें क्या है कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए मेडिकल ट्रेंड प्रोफेशनल से। और बेबी को अगर हाई फीवर है तो उसको अपना उसके पैर या हाथ पे ठंडा तौलिया या कपड़ा रख के उसको कूल करना चाहिए और फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद क्या है माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। अगर बच्चे में डेफिशिएंसी है प्रोटीन और कैलोरीज की तो उसको क्या है आपको रेगुलर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए और सारा उसको अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए। उसके बाद ट्रॉमास लाइक फॉल, हेड इंजरी। अगर बच्चा गिर गया होते ही या उसको थोड़े दिन बाद गिर गया, कोई ट्रॉमा हो गया या हेड इंजरी होगी, तो इसके लिए क्या है आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, उसके आंख और का जो ईयर है उनको क्लीन रखना चाहिए। एक होता है PQ इमीडिएट स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि जब बच्चे की मदर को, जो पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि अगर बच्चे की माँ को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो बच्चे को ये PKU नाम की एक पूरी लंबा चौड़ा स्पेलिंग है, इसका आप देख लेना बुक में, ये बीमारी हो सकती है। तो इसका क्या प्रिवेंशन है कि भाई आपको मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल। 6 मंथ्स के बाद उसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन फूड देने चाहिए, जो विटामिन रिच फूड है, उससे उसका ये जो PKO टाइप बीमारी है ये सही हो जाती है। इसके बाद क्या है फीडिंग द इन्फेंट इन लाइंग पोजीशन कोजिन मिल्क टू एंटर ईयर एंड रेप्चर ईयरड्रम। बच्चे को अगर आप सुला के, जैसे कई बार क्या है दूध पिलाती है माँ, तो कई बार दूध उसके कान में चला जाता है जो उसके कान को खराब कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बच्चे को आपको मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से ब्लड फीडिंग, वो सॉरी मिल्क फीडिंग वगैरह कराएं तो उससे फायदा होता है। उसके बाद क्या इंजरी टू आई एंड ईयर। आई और ईयर में इंजरी हो सकती है, इसके चक्कर में हमें क्या है कि भाई शार्प ऑब्जेक्ट जो है नाइफ है या सीड्स है वगैरह, इन सब से बच्चे को दूर रखना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला था इसमें क्या है कि बच्चे को जैसे कान में अगर दूध वूध चला गया कुछ हो गया तो उसको ऐसे हिट नहीं करना चाहिए या उससे और भी दिक्कत हो सकती है।
इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके चक्कर में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर वगैरह, जैसे बच्चे को सर दर्द है, दौरे आ रहे हैं या सिर बढ़ा हुआ है बर्थ बर्थ के टाइम पे, तो उसमें भी आपको क्या है कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखो छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अच्छे से अगर हम इसको समझ लेंगे तो इसमें क्या है कि हमारा बहुत फायदा होगा आगे भी, और आगे के सारे चैप्टर्स पढ़ने में बहुत ही आसान रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।